पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम, ठीक है जी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पहले बताओ मुझे, व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल। ये याद है? बता चुका हूँ मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक। तो लिखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विच रिपीट, properties of elements which repeat after a fixed interval are known as periodic properties, ठीक है। ये properties दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है एटॉमिक प्रॉपर्टी और एक होती है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक एटम या एटॉमिक लेवल पे ही तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके लिए तुम्हें मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़े या मॉलिक्यूलर लेवल पे वो प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हो पाएँ, ठीक है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं इसको, पी प्रॉपर्टीज़। और ये हो जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर, पीपी, ठीक है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन लिखो, यहाँ पे लिख लेना साथ में, क्या? दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल एटम। और यहाँ पे लिख लेना प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल एटम, ठीक है। गॉट इट। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? सबसे पहला एग्जाम्पल हुआ इसका जेड इफेक्टिव। इनफैक्ट इसके एग्जाम्पल को ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। और जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ यही मोस्टली प्रॉपर्टीज़ होती है जो तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे। दिस इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। ये क्या होता है जेड इफेक्टिव? हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ोगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ोगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ोगे। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो और यहाँ पर जो होती है वो आती है आपकी एटॉमिक रेडियस और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ठीक है। जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं इस चैप्टर में जो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं वो ये सारी हैं, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे ये दोनों कंप्लीट कर लें, कल हम ये करेंगे, फिर उसके बाद बाकी की, ठीक है। एक दिन में एक हो जाए तो भी अच्छा है, हमें अच्छे से इन डेप्थ देखना है इसको, गॉट इट। तो सबसे पहले हेडिंग डालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ब्रैकेट में जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द फर्स्ट हेडिंग। इन सबका आपस में कुछ ना कुछ लेना देना है, इसलिए हम इस तरीके से इसे करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ थे हम? ठीक है, इसको लिखते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है, जेड इफेक्टिव। अच्छा, पहले तो सबसे पहले समझो कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है, जिसके अंदर जो प्रोटॉन्स है उनका नंबर जेड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। हालांकि तुम बोलोगे सर आपने तो अभी हमें वो भी पढ़ा दिया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके बावजूद भी आप एक ऑर्बिट बना रहे हो। तो बेटा ऐसा होता है कि ये जो एक्सप्लेनेशंस है तुम्हारी बाकी प्रॉपर्टीज़ के और बाकी चैप्टर्स में भी तुम देखोगे मोस्टली हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हो। वो जो ऑर्बिटल्स का फंडा है वो समझाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बेसिस पे एकदम से बताना चीज़ें बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये हम करेंगे कुछ जगह पे होगा जहाँ पे हम उन ऑर्बिटल्स का सहारा लेंगे, मोस्टली वही होंगे, नॉट दैट कि हम इनका यूज़ कर रहे होंगे, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ये जो न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो Z है, Z के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उनका जो चार्ज होगा उसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले लिखो न्यूक्लियर चार्ज, इसको लिखो द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स inside the nucleus is called nuclear charge. The charge of the protons inside the nucleus is called न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर होगी बात? तो ये जो है न्यूक्लियस, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। अब तुम्हें एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं।
मान लो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके अंदर लेट से 20 प्रोटॉन जितना चार्ज है ना, 20 ई चार्ज समझ लो इसको, अभी 20 ई चार्ज है इसमें। यहाँ पर हमने एक ई इलेक्ट्रॉन रखा है, लेट से इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है आर है, ठीक है। अगर मान लो इस पर फोर्स लग रहा होगा, ये तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, फोर्स किस तरीके का लग रहा होगा, अट्रैक्टिव। अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ये इसको इधर खींच रहा होगा, ये इसको इधर खींच रहा होगा। तो जिस मोमेंट पे इन पे लेट्स से यहाँ पे हमने इनको रखा, इस मोमेंट पे इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, या इसको छोड़ दो, मतलब ये इधर की तरफ आ रहा होगा, या ये छोड़ो इसको, ये समझो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर खींचा चला आएगा, इसको ऐसे मानो है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचा चला आएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर खींचा चला आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। अब ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से लग रहा है, तो कितना फोर्स होगा, लेट्स से 20 प्रोटॉन्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे r डिस्टेंस पे ये जो फोर्स लग रहा है लेट्स से वो 20x है, 20x है। क्लियर होगी बात, फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ 20x है, ठीक। तो ये जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसको खींच रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन इज, I can say it in this way as well, that this electron is experiencing the pull of these 20 protons, या these 20 protons मान लो अभी, क्योंकि प्रोटॉन लाइक 20 प्रोटॉन जितना चार्ज है उस पर। क्लियर होगी बात, दोबारा बोल रहा हूँ, ये प्रोटॉन का 20 प्रोटॉन का चार्ज वाला एक पार्टिकल है, इसके अराउंड मैंने किसी r डिस्टेंस पे e इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब ये जो फोर्स है लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ 20x, ये 20x फोर्स कौन सा है, दिस इज द पुल ऑफ these 20 protons on this electron, है ना। I think we are like this is clear enough. Now let's say मैंने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया राउंड, ठीक है। इधर इसके आसपास मैंने 19 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ठीक है। अभी के लिए रैंडम ही मान लो, अगर मैंने यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब फोर्स 20x लगेगा, बताओ, नहीं ना। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने प्लेस किए हैं, ये भाई साहब भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, ये भाई साहब भी तो कुछ ना कुछ फोर्स इसमें लगा रहे होंगे, हाँ है ना। अब उनका रिजल्टेंट अगर इधर की तरफ आता है, मान लो टोटल फोर्स क्या है, पहले तो 20 था, मान लो इन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपेल तो करेंगे। 20 इलेक्ट्रॉन्स या जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने टोटल फोर्स जो इस साइड में लगाने लगा वो 5x लगाना शुरू कर दिया, 5x, ठीक है। इन्होंने 5x फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब नेट फोर्स कितना आ गया, 15x आ जाएगा, हाँ है ना। देख लो, पहले सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था, तो 20x का फोर्स लग रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए तो कुछ तो रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा होगा। अब क्योंकि कुछ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसका मतलब अब इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जैक्टली 20x नहीं है, कुछ कमी आ गई होगी। लेट्स से मैं आई एम गिविंग इन सपोजिंग कि इस पे जो टोटल रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो 5x के इक्वल है, तो टोटल अट्रैक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, 15x। तो पहले से तो कम हो गया ना, हाँ है ना, पहले से कम हो गया। क्लियर, ठीक है जी। होल्ड दिस थॉट, मैं इसको थोड़ा सा अब एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे देता हूँ। लेट्स से कि पहले ये इलेक्ट्रॉन, ये समझ लो, ये जो केस है, कहाँ गया ये जो केस है, ये तुम्हारा, अब जो ये केस है ये तुम्हारे किसी एक एलिमेंट का है, ठीक है। इस एलिमेंट में अगर तुम देखो तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 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 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स से इसके ऊपर 20 नहीं 11 चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ पे है, ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा कि अब ये क्या है, जैसे सोडियम है ना, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सोडियम की बात करें, थोड़ा सा रियलिस्टिकली अब बात करते हैं। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने, 2 3 और 3 10 इलेक्ट्रॉन जो अंदर की तरफ है, अगर ये ना होते तो इन 11 प्रोटॉन्स का पूरा पुल इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होता, पूरे अच्छे से खींच रहा होता इसको, है ना, खींच रहा होता कि नहीं खींच रहा होता। क्लियर होगी बात। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ पे, तो कुछ इनका रिपल्शन भी होगा, तो जो नेट अट्रैक्शन है वो 11 प्रोटॉन जितना नहीं है, उनसे थोड़ा सा कम प्रोटॉन जितना है,
इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ वो हुआ कैसे, मान लो मैं इनका जो टोटल इस केस में, इस वाले पर्टिकुलर केस में लेट्स से शुरुआत में जो इनका पुल था वो 11x था, ठीक है। अभी मान लो इन सब का जो पुश हो गया वो 4x के आसपास आ गया, तो टोटल पुल कितना रह गया अभी 7x। तो क्या मैं इस पूरी सिचुएशन को इस तरीके से अज्यूम कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे एक 7 प्रोटॉन वाला एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है एट अ डिस्टेंस r, इसके ऊपर अभी क्या कितना लगेगा 7x। तो एक ये सिनेरियो है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर था, उसके अंदर कुछ उसके मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसके और न्यूक्लियस के बीच में भी कुछ और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके ऊपर जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है वो घट गया। और इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि भैया यहाँ पर हमने रखे ही 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी 7 प्रोटॉन्स थे और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, ठीक है। तो एक्चुअली में इस केस में और इस केस में जो ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो 7 प्रोटॉन की वजह से कर रहा है एक तरीके से, है ना। 7 प्रोटॉन की वजह से, क्यों? क्योंकि 4 प्रोटॉन लायक जो पुल है वो तो काइंड ऑफ वो तो डिसिपेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 प्रोटॉन जितना फोर्स इस पे लगा रहा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 7 प्रोटॉन जितना फोर्स लगा रहा है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है वो तो 11 है, ठीक है, लेकिन जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 7 है। तो अभी समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो लिखो इसमें, लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर, ऐसे लिखो इसमें, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन अ मल्टी, ये जो दोनों मैंने पहले भी बनाया था और जो अभी बनाया सब बना लेना, एक साइड ऑफ द पेपर पे ये बना लेना और इस साइड ऑफ द पेपर पे क्या लिखना जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम देयर आर इलेक्ट्रॉन्स between the last electron and the nucleus, between the last electron and the nucleus। बेसिकली ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो गए, इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना ये, तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में जो है ये इनर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, कॉमा, हेंस द नेट चार्ज और अट्रैक्टिव फोर्स, हेंस नेट चार्ज लिख लो क्योंकि यहाँ पे 7 प्रोटॉन जितना चार्ज ही तो एक्सपीरियंस किया है इसने, नहीं, ठीक। हेंस द नेट चार्ज इट एक्सपीरियंसेस विल बी स्लाइटली लोअर देन the net charge it experiences will be slightly lower than what it would have experienced had the other electrons not been there, had the other electrons not been there, ठीक है। तो इसको चाहो तो तुम इस तरीके से लिख लो कि यहाँ पर अगर तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखे, सॉरी यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स रखे हैं, तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है एक्सपीरियंसेस द फुल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होता है, Z के इक्वल, तो एक्सपीरियंस इज द फुल न्यूक्लियर चार्ज दैट इज Z, ठीक। इस वाले केस में क्या होगा, डज नॉट एक्सपीरियंस द फुल न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए लिखना डज नॉट एक्सपीरियंस द फुल न्यूक्लियर चार्ज और एक्सपीरियंसेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लिखो एक्सपीरियंसेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है जी। तो ये कहा जा सकता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, अगर तुमको ये थोड़ा विजुलाइज भी करना है तो तुम इसे इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो, इसकी फोर्स इस तरफ लगेगा, इसका फोर्स इस तरफ लगेगा, इसका इस तरफ लगेगा, इसका थोड़ा और इस तरफ लगेगा, इसका इधर लगेगा, इसका तो सीधा इधर लगेगा, है ना। तुम देख रहे हो कि सारा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इन सबका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में तो आएगा ना कुछ, क्लियर होगी बात। तो जो इस डायरेक्शन में वो आएगा वही अपोज करेगा। तो इसमें लिखो नेट चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, लिखो एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड Z इफेक्टिव। इसकी और डेफिनेशंस भी हैं, इस वाली डेफिनेशन को ब्रैकेट में या फिर इन्वर्टेड कॉमास में या किसी और अलग पेन से लिख लेना, ठीक है। ये 2-3 जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ कहीं से भी कोई सी भी यूज कर सकते हो, स्कूल में भी और बाहर तो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। इस वाले केस में लिखी चुके हो इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, दैट मीन्स इट विल एक्सपीरियंस स्लाइटली लोअर या Z इफेक्टिव। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, इसकी कुछ वो लिख लो जरा, वेरिएशन ऑफ Z इफेक्टिव तो हम कराएंगे ही, रुक जाओ, इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, ठीक है। Z इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन
Z effective depends upon the type of orbital in which the electron is housed। ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जिस पे हम इसके पुल की बात कर रहे हैं ये कौन से ऑर्बिटल में होगा, कौन से शेल में होगा, उस पर काफ़ी हद तक ये डिपेंड करेगा। तो लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या Z इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन ZF, ऐसे लिखते हैं ऐसे Z इफेक्टिव, ZF डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड द शेल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड द शेल in which the electron is housed, in which the electron is housed, comma, and on the ability of other electrons and the ability of other electrons in the inner subshells या inner shells लिखो, in the inner shells, other electrons in the inner shells, ठीक है, inner shells to provide repulsion, ब्रैकेट में लिख लेना स्क्रीनिंग और शील्डिंग, स्क्रीनिंग और शील्डिंग। इसको यहीं पे रोक के पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट समझाए तो हम लिखवा बाद में दूंगा। देखो भाई हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं जैसे कि इसके ऊपर पुल तो 11 का लगना चाहिए था, लग कितने का रहा है इफेक्टिवली 7 का। इसका मतलब कुछ लोग इसको उधर खींच भी रहे होंगे या एक तरीके से इसके अट्रैक्शन से बचा रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को इसके अट्रैक्शन से बचा रहे हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन या 11 प्रोटॉन के लायक इस पर फोर्स लगना चाहिए था, अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 7 के अब अबाउट लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे दिखी है ना ये ऐसी हैं, मतलब काइंड ऑफ सपोज्ड वैल्यूज़ हैं। इस पर मत जाना कहीं किसी को बताने लगो कि सर यहाँ तो 11x फोर्स लगेगा, यहाँ 7x फोर्स लगेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये जो अब इन इलेक्ट्रॉन्स के होते हुए एक तरीके से इन्होंने शील्डिंग दे दी उसको, ये रिपल्शन जो हो रहा है दिस इज प्रोवाइडिंग अ शील्डिंग ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, टू दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो, अभी मैं इसको समझाऊंगा और ठीक। स्क्रीन सॉरी इन दी inner orbitals to provide screening or shielding from the attraction of the nucleus, from the attraction of the nucleus, ठीक है। लिखो Z, the concept of Z effective, the concept of Z effective allows us, the concept of Z effective allows us to account for the effects of shielding, to account for the effects of shielding in explaining the periodic properties, in explaining the periodic properties, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अभी इसके वेरिएशन है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा Z इफेक्टिव के बारे, सॉरी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में जानो, ठीक है। नाउ लिखो, इसमें लिखो we can also say that these electrons are being shielded from the attraction of the nucleus, ऐसे लिखो, we can also say that these electrons are shielding, not shielded, these electrons are shielding the outermost electron from the pull of the nucleus. These electrons are screening or shielding the outermost electrons from the pull of the nucleus, ठीक है। So we can say that in a multi-electron system, देखो, so we can say that in a multi-electron system, comma, electrons present in the inner shell act as a shield or screen between the nucleus and the differentiating electron due to which the electron in question, भाई क्योंकि हम आउटर मोस्ट या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो द इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन कौन हुआ, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन will not experience full nuclear charge, are we clear, will not experience full nuclear charge। तो अब इसकी एक और डेफिनेशन लिख लो, ब्रैकेट या इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेना या किसी और पेन से लिख लेना, किसी और कलर के पेन से लिखो। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज experienced by the electron in question, actual nuclear charge experienced by the electron in question is called effective nuclear charge, effective nuclear charge। इसका फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा, ठीक है। ये सबको पता है क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या है
न्यूक्लियर चार्ज, और ये क्या हो गया तुम्हारा, इसको बोलते हैं स्लेटर्स कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ठीक है, क्लियर है? इसमें लिख लो सिग्मा इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग screening effect of various orbitals into account is calculated by taking screening effect of various orbitals into account and is given by the Slater's rules for calculating Z effective, sigma. Slater's rules for calculating सिग्मा। ठीक है, ये स्लेटर्स रूल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, चाहे तुम्हारा स्कूल का कोर्स हो चाहे तुम्हारा जेई का कोर्स हो, किसी में भी नहीं है। हालांकि इसके ऊपर एक वीडियो है, वो मैं यहाँ आई बटन पे डाल दूंगा, देख लेना बाद में। ठीक है जी, ओके, क्लियर, ठीक। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट को लिख लो। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? अगर तुम शील्डिंग इफेक्ट की बात करो, यहाँ पे तो मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा था। अच्छा, पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन जान लो, फिर मैं तुम्हें ये शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, अगर तुम अलॉन्ग द पीरियड जाओगे, ठीक है, तो लिखो वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव, ठीक है, बस इतना लिख लेना। पीरियड ऐसे लिखना, पीरियड इंक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। और अगर मैं ग्रुप की बात, भाई ये अभी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास कैसा है, हमारे पास ऐसा कुछ एक पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड कहते हैं, इसमें वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो हम जब भी किसी प्रॉपर्टी का वेरिएशन जानेंगे, वी विल नो इट आइदर अलॉन्ग द पीरियड, एक पीरियड के अलॉन्ग, या फिर डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियड में लिखा है इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड, और ग्रुप में लिखेगा रिमेन्स, स्लाइटली डिक्रीजेज और रिमेन्स, या लिखो स्लाइटली decreases or remains constant down the group। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यूज़ होती हैं, मतलब वो से ये स्लेटस कांस्टेंट तुम कैलकुलेट करते रहो, और जेड इफेक्टिव की वैल्यूज़ अगर तुम क्या कहते हैं कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हें देखेगा कि ये मोटा मोटी या मोर और लेस यही वेरिएशन वो देता है। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? यहाँ तुम्हारा जेड इफेक्टिव खत्म हो गया, अभी तुम स्क्रीनिंग इफेक्ट करके हेडिंग डालो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में तो आ गया ना कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिपल्शन महसूस हो रहा है, एक तरीके से उसको शील्ड कर रहा है। ठीक है, तो शील्डिंग के लिए लिखो ड्यू टू द रिपल्शन क्रिएटेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, the outermost electron experiences lower nuclear charge, ठीक है, lower nuclear charge, ठीक है, लोअर न्यूक्लियर चार्ज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस का कुछ पुल था, उसमें कुछ डिक्रीज हुआ, जैसे यहाँ पे हमने 4 का जो उनका पुश था, जो उन्होंने डिक्रीज किया अट्रैक्शन में। ठीक है, अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, exerted by the nucleus on the outermost electron, ठीक है, due to the presence of inner electrons, due to the presence of inner electrons is called screening or shielding effect. This decrease in the force of attraction due to the nucleus on, ठीक है, by the nucleus on the outermost electron due to the presence of inner electrons is called screening or shielding effect। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स या फोर्स में कमी के जैसे दिखाया है। कहीं कहीं पे से ऐसे भी डिफाइन करा जाता है कि जो एक तरीके से समझो शील्डिंग इफेक्ट, तो तुम्हारे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए जो कि इसके अट्रैक्शन को कम करने में ख़त्म हो गए। ठीक है, और
जो Z इफेक्टिव हो गया वो फाइनल इफेक्टिवली कितने प्रोटॉन्स को एक्सपीरियंस कर रहा है वो तुम्हारा Z इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो उसमें ये भी लिख लो, ये इस तरीके से भी लिख लो इसको, देखो Z effective is the actual number of protons. Z effective is the actual number of protons in the nucleus. Z effective is the actual number of protons in the nucleus which are giving the net attraction towards the nucleus. तो यहाँ पर 11 थे, है ना, लेकिन इफेक्टिवली यहाँ पे इसके ऊपर कितने का एक्सपीरियंस हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन का, 7 प्रोटॉन का ना। तो हम कह सकते हैं कि 4 प्रोटॉन को एक बार किनारे करो, सिर्फ ये 7 प्रोटॉन इसको खींच रहे हैं, ठीक है। और उसमें लिखो नीचे सिग्मा इज स्टेटस कांस्टेंट, सिग्मा लिखो, सिग्मा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर यूज्ड टू ओवरकम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो जो 4 प्रोटॉन्स थे इसमें वो शहीद हो गए एक तरीके से, वो यूज्ड अप हो गए इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन को काउंटर करने में, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर यूज्ड टू ओवरकम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। ये क्लियर हो गया भाई। अच्छा, अब एक हेडिंग डालो, छोटी हेडिंग इसी में, स्क्रीनिंग इफेक्ट में, मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये हेडिंग डाल दिया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो ये कैसे वेरी करेगा उसको देखो। देखो, अगर मान लो हमारे पास s ब्लॉक या s ऑर्बिटल है, तो ऐसा कुछ होगा इसमें, ऐसा कुछ मान लो मैं, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो खूब सारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी और ये स्फेरिकल होता है, ठीक है जी। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये भी है, ये कैसा होगा, इट विल बी समवट लाइक दिस, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो तुम देखोगे ये क्या है, s ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल, ये है d ऑर्बिटल और ये है f ऑर्बिटल, ठीक है। d ऑर्बिटल कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, एक परपेंडिकुलर, 2 लोब्स ऐसे भी होंगे। हालांकि इसमें सारे के सारे ऐसे नहीं होते, बट हम एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि इसका जो इसके ऑर्बिटल्स होंगे वो किस तरीके से होंगे, टोटल 6 लोब्स हो जाएंगे, ठीक है। ये तो तुम्हारा x एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा z एक्सिस हो गया, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक। अच्छा, अगर मान लो इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये काफ़ी अच्छे से इसको रिपेल करेगा, है ना भाई। इसमें तो सम काइंड ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिकल है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स एवरीवेयर विल इक्वली रिपेल इट, तो इसकी शील्डिंग अच्छी होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इधर कैसी होगी इसकी शील्डिंग, बिल्कुल ख़त्म। यहाँ रखा है तो थोड़ी थोड़ी अच्छी रहेगी। तो तुम देख सकते हो कि ये 2 डायरेक्शंस हैं जिसकी वजह से इसकी शील्डिंग कंपैरेटिवली इससे कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास 1 2 3 4 डायरेक्शन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो भी पुअर होगी, यहाँ रखता हूँ तो भी पुअर होगी, यहाँ रखता हूँ तो भी पुअर होगी, यहाँ भी रखता हूँ तो भी पुअर होगी, ठीक है। तो इन चारों डायरेक्शन में मैं अगर रखता हूँ तो पुअर शील्डिंग हो रही है, तो इफेक्टिवली इसकी जो शील्डिंग आती है वो इससे कम आती है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो क्या है, इस तरीके से है, 2 लोब ऊपर है, 2 लोब ऊपर है और 2 लोब नीचे है और 2 लोब ऐसे हैं, ठीक है। तो इसमें तो टोटल मिला के 8 डायरेक्शन हो जाएंगे ऐसे। 8 डायरेक्शन से अगर 8 डायरेक्शन में कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पुल से उसे ज़्यादा आसान काइंड ऑफ वेरी वेरी पुअरली शील्ड कर पाएंगे। तो इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है सबसे कम होता है, सबसे पुअर होता है। समझ में आ गया ना क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना हायर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, हायर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सिंपल है, अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा और उतना ही ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, पहली चीज़ है। सेकेंड लिखो इट डिपेंड्स अपॉन
it depends upon the orbital in which the electron is located. So the orbital in which the inner electrons are located. It also depends on the orbitals in which the inner electrons are located. Clear हो गई बात? ठीक है. S is spherical. ये क्या है? Spherical और symmetrical है. Spherical, symmetrical. ठीक है, स्फेरिकल और सिमेट्रिकल है. तो हम कहेंगे इन अ वे ये लेस डिफ्यूज्ड है. ये जो इनकी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल नील हो जाते हैं, ये इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं डिफ्यूज हो रखे हैं. ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. ठीक है, तो कह सकते हो लीस्ट डिफ्यूज्ड. ठीक है, लीस्ट डिफ्यूज्ड. ठीक है, हेंस ग्रेटेस्ट शील्डिंग और मैक्सिमम शील्डिंग और स्क्रीनिंग, जो भी तुम कहना चाहो. ठीक है. सेकेंड वे इसमें लिखोगे क्या कहते हैं, ये 2 डायरेक्शंस आर ओपन. लिखो 2 डायरेक्शंस आर ओपन, मोर डिफ्यूज्ड. ठीक है, तो कहेंगे लोअर शील्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 डायरेक्शन ओपन है. यहाँ पे और भी ज़्यादा, इवन मोर डिफ्यूज्ड, 4 डायरेक्शंस ओपन, इवन more diffused, even lower, even poorer shielding. ठीक है, इसको पुअर शील्डिंग कर लो, इसको पुअर शील्डिंग कर दो. ठीक है, यहाँ पे क्या है, 8 डायरेक्शंस ओपन है. ये क्या है, लीस्ट या ये कह लो मोस्ट डिफ्यूज्ड. यहाँ पे क्या कह सकते हैं, पुअरेस्ट शील्डिंग. ठीक है, तो अगर हम शील्डिंग की बात करें तो शील्डिंग पावर जो है, ठीक है, एस की सबसे ज़्यादा होती है, पी की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है फिर डी की और फिर एफ की. ठीक है, ये ध्यान रहेगा. क्लियर होगी बात? इतना ध्यान रखो. ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सेम न्यूक्लियस चार्ज. ठीक है, एक लास्ट चीज़ है इसमें. अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार बच्चे पूछते हैं, बाद में पूछते हैं, लेकिन आज पहले से लिखवा रहा हूँ. ठीक है, ये पहले से लिखवा रहा हूँ. क्या पूछते हैं बच्चे? बच्चे कहते हैं सर कि एस की अगर शील्डिंग पावर सबसे ज़्यादा है तो एस के इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस क्यों होता है? गुड क्वेश्चन, अच्छी बात है. लेकिन वो ये चीज़ भूल रहे हैं, अगर मैं एस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँगा और एस इलेक्ट्रॉन्स के बंधे, मतलब लाइक द स्ट्रेंथ विद विच द एस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइड टू द न्यूक्लियस, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैं एस से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा. तो अगर एस यहाँ पे है, इसके नीचे जितने भी सब शेल्स होंगे, ठीक है, या ऑर्बिटल्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका शील्डिंग इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, हम उसकी बात करेंगे. ठीक है, तो यूजुअली एस से पहले अगर तुम देखो तो एफ आता है, या डी आएगा या पी आएगा. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एस से ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं. इसलिए अब डिफ्यूज होने का मतलब क्या हुआ, ये अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं. ये अच्छे से, जैसे यूँ समझो गोलकीपर है, अगर गोलकीपर गोल को अच्छे से बचा नहीं पा रहा है तो गोल तो हो ही जाएगा ना. ठीक, तो एस के नीचे वाले जो ये तीनों गोलकीपर खराब है, एस से खराब, मतलब एस के मुकाबले थोड़े खराब है. तो ये तीनों के तीनों उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते, तो न्यूक्लियस का जो पुल होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है. दैट्स वाई एस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइड वेरी टाइटली टू द न्यूक्लियस. पहली चीज़. आई माँ. दूसरा, हाँ, अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ वाले हम कहते हैं कि सबसे लीस्ट क्या कहते हैं, सबसे लूजली बाउंड होता है. कैसे? देखो भाई, ये जो है एफ के नीचे पे ये और ये है, तो ये सबसे खराब गोलकीपर है. इससे अच्छा गोलकीपर तो ये तीनों है, ये तो सबसे अच्छा गोलकीपर है. तो ये तीनों इस वाले को अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करके देते हैं. एफ, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स एफ वाले को अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करके देते हैं. अगर अच्छी शील्डिंग होगी तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस उतना ही कम हो जाएगा, और अगर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस कम हो गया तो एफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा, है ना. तो एफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कंपैरेटिवली ईजी इसी वजह से होता है. क्लियर होगी बात? तो लिखो इसमें, सिंस एस ऑर्बिटल्स आर प्रिसीडेड बाय एफ, आइदर एफ और डी और पी ऑर्बिटल्स, since s orbital is preceded by either p or f or d or f orbitals which have
poor shielding effect, which show poor shielding effect. Hence, the electrons of s orbital will experience stronger nuclear force. Hence will be tightly bound to the nucleus. क्लियर होगी बात? अच्छा, अब सीधे f की बात कर लेते हैं. f लिखो. f is preceded by f orbital या electrons in the f orbital are preceded by either s or p or d electrons which show better shielding effect than f electrons. Hence, the f electrons will not experience the same. भाई अगर उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होगा तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. will not experience a strong nuclear charge. Hence they will not be as tightly bound to the nucleus as s electrons are. है ना? s इलेक्ट्रॉन जितना टाइटली बाउंड नहीं होंगे. तो भाई s इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी टाइटली बाउंड है. ये मोस्ट लूजली बाउंड है. ये मोस्ट टाइटली एंड ये मोस्ट लूजली. तो ये बीच वाले कैसे हैं? टाइट, लिटिल लूज, लिटिल मोर लूज, मोस्ट लूज. ठीक है, इस तरीके से.